दोस्तों, पूरी लड़ाई आलम इस्लाम की लीडरशिप की है और ये लड़ाई 1400 साल पुरानी है। ये आज की लड़ाई नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, कान 11 करके एक इजरायली ब्रॉडकास्टर है और उसने खबर ब्रेक की है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आप जानते हैं कि जो कुर्द हैं, कुर्दों की लड़ाई चल रही है और तुर्की भी कुर्दों से परेशान है बिकॉज वो कुर्दिस्तान की बात करते हैं। और कुर्दिस्तान सिर्फ तुर्की के अंदर नहीं है, वो 3-4 देशों में से मिला जुला है। एक इलाका है जहां पे कुर्द मेजॉरिटी है, द कर्डिश आर इन अ मेजॉरिटी। अब हुआ यह है कि जो कान 11 जो टीवी ब्रॉडकास्टर है, उसने जो न्यूज ब्रेक करी है, ये ब्रेक करी है कि जैसे अमेरिकन का प्लान था या इजरायलीज का प्लान था कि कुर्दों का इस्तेमाल करके, जब ये पूरी बमबारी चल रही थी ईरान के खिलाफ, आई एम टॉकिंग अबाउट 28 फरवरी वाली बमबारी, राइट? तो जब बोला कि साहब बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड, तो बूट्स ऑन ग्राउंड कौन होंगे? आपको अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपके बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे। तो यहां पे कुर्द मिलिशिया जो था वो तैयार था, उसको अमेरिकन ने तैयार कर दिया और अमेरिकन ने बोला ठीक है, तो तुम उस तरफ से, यानी कि ऊपर से, फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड आप अंदर आइए। अगर आप मैप देखेंगे आपको तुर्की ऊपर नजर आता है। जैसे ईरान है तो टर्की, साइप्रस, ग्रीस, ये जो पूरे यूरोप का साइड है, इन एंड अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, वो वाला इलाका मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वहां से कुर्द अंदर आएंगे। अच्छा, वेरी गुड। यहां पे जैसे ही तुर्की को यह पता लगा तो तुर्की ने ईरान को बोला कि यार ऐसा ऐसा प्लान चल रहा है और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको we'll provide you with various kinds of support, including air defense, including this and that, whatever military support is required. We will fight alongside you. ये तुर्की ने करा क्यों दोस्तों? That entire Kurdish plan was called off, लेकिन ये तुर्की ने किया क्यों और तुर्की ऐसा करता क्यों है? इसके लिए आपको, क्योंकि ऑडियंस हमारी ज्यादातर इंडियन है, मैं आपको बताता हूं पिछले साल क्या हुआ था। आपकी नजरों से भी गुजरा होगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं पता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, कभी दिमाग से निकल जाती हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो टर्किश ड्रोन्स भारत की ओर फायर हुए। वो ठीक है, हमारी एयर डिफेंस ने उनको गिरा दिया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि टर्किश ड्रोन्स भारत की ओर फायर हुए थे, चलाए थे उन्होंने, उड़ाए थे। यहां तक ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। हमारी अमेरिका से बनती है, अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील होने वाली है, अरबों डॉलर की ट्रेड है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल्सो दैट अमेरिका हैज गिवन वेपन्स टू पाकिस्तान। F-16 तो अमेरिकन एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप पंजाब में चले जाएं, अमृतसर से थोड़ा सा दूर, वहां पे आपको ग्रेवयार्ड ऑफ पैटर्न टैंक्स, पूरा एक, जिसको कहते हैं कि पूरा कब्रिस्तान पैटर्न टैंक्स का। पैटर्न टैंक्स कहां से थे? जनरल जॉर्ज पैटर्न हुआ करते थे यूएस के आर्मर्ड कोर के एक बड़े बड़े लेजेंडरी ऑफिसर थे, जनरल थे, बड़ी विक्ट्रीज हैं उनके नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। उनके नाम पे पैटर्न टैंक था। इट वाज द मोस्ट मॉडर्न टैंक विच अमेरिका गेव टू पाकिस्तान फॉर यूज अगेंस्ट इंडिया। लेकिन फिर भी भारत की बात बनती है। अच्छा, तो जब भारत को यह पता लगा कि तुर्की ने हथियार सप्लाई करे हैं पाकिस्तान को, दे सेड ओके यार, हम भी तो सप्लाई करते हैं, तुर्की ने भी करे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लगा, अटपटा लगा, लेकिन दैट्स ऑल राइट। टर्की इज अ सॉवरेन कंट्री एंड वी कांट डिक्टेट टू टर्की, ऑब्वियसली वी कांट डिक्टेट टू एनी कंट्री कि तुम इसको बेचो या इसको बेचो, तो उनकी मर्जी है। बाद में यह पता लगा कि भारत की बमबारी में कुछ मीडिया हाउसेस 2 कहते हैं, कुछ 3 कहते हैं, इसमें मामला अनक्लियर है, लेकिन टर्किश आर्मी के लोग थे जो ड्रोन चला रहे थे भारत के खिलाफ। इससे क्या हुआ कि पूरा मामला चेंज हो गया। दैट एंटायर लुक एंड फील ऑफ द थिंग चेंज्ड। माल बेचना एक चीज है और सोल्जर्स भेजना किसी और दुश्मन मुल्क की जमीन पे कि भारत को नुकसान पहुंचाए, वो अलग चीज है। तो टर्की का एक बैकग्राउंड है। टर्की जब बात करेगा कश्मीर के बारे में, टर्की का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और टर्की पूरे मामले में इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूं। ऐसा तो नहीं है कि टर्की कोई न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी नहीं है कि टर्की की इकोनॉमी भारत से बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, टर्की का पावर क्या है? टर्की का यह पावर है कि टर्की जो है, इट इज अ मेंबर ऑफ नेटो। टर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप, नॉट द यूरोपियन यूनियन, यूरोप। तो यहां से टर्की को पावर मिलता है और टर्की ऐसे गेम्स खेलता रहता है, पैसे फेंक के, कुछ करके, बाहर के लोगों को मैनेज करना, जैसे ईरान करता है
वैसे टर्की भी करता है, लेकिन टर्की का मामला थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, ईरान का मामला थोड़ा सा ब्रेजन है। इसमें ये जैसे ईरान पैसे देगा हमास को, हिजबुल्लाह को, ये सब हूथियों को, कतैब हिजबुल्लाह को, और ऐसी दर्जन भर टेरर आउटफिट्स को ईरान पैसे देगा, उनको आर्म करेगा। टर्की क्या करेगा? टर्की जो है अहमद अल-शरा को लेकर आएगा, जो कि अलकायदा का टेररिस्ट है, तख्ता पलट करेगा सीरिया में, और तख्ता पलट करने के बाद उसको इंस्टॉल कर देगा एज प्रेसिडेंट, और फिर जाके वही प्रेसिडेंट 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद व्हाइट हाउस में जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला रहा है। एक अलकायदा का टेररिस्ट को आपने व्हाइट वॉश कर दिया। अलकायदा का टेररिस्ट, 10 मिलियन की बाउंटी उसके सर पे, आपने व्हाइट वॉश कर दिया। तो आपका एक रीच बन गया सीरिया के अंदर। सीरिया और तुर्की का बॉर्डर भी मिलता है, लेकिन दोस्तों बॉर्डर तो तुर्की का ईरान से भी मिलता है, और यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। अमेरिका ने कोशिश करी कि कुर्दों को लाके यहां पे ग्राउंड ऑफेंसिव आप करें, वो टर्की ने फेल करवा दिया। ठीक है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, पूरा मैटर ये है कि आलम इस्लाम को कौन कैप्चर करके रखेगा, कौन उसका हेड बनेगा। टर्की इज नॉट अ लाइकली कैंडिडेट, और मैं आपको बताता हूं क्यों। टर्की एक एडवांस कंट्री है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है टर्की में, खूबसूरत जगह है टर्की में, ये सब चीजें ठीक हैं। टर्की इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, टर्की इज नॉट अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और टर्की की सेवरल ट्रिलियंस की इकोनॉमी नहीं है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि टर्की यूरोप में है, इसलिए बहुत लोग, खासतौर से मुस्लिम दुनिया के लोग, ये चाहते हैं कि टर्की में सेटल करें। एक और बात मैं आपको बताऊं, जब भारत से, खासतौर से केरल से यूथ जाते थे इस्लामिक स्टेट या दाइश को ज्वाइन करने के लिए, तो डायरेक्टली सीरिया तो पहुंच नहीं सकते थे वो। ऐसा तो नहीं कि नई दिल्ली से आपने फ्लाइट पकड़ी और आप दमास्कस पहुंच गए, ऐसा तो नहीं है। तो ये जाते थे पहले तुर्की, और तुर्की से इन्फिल्ट्रेट करते थे ये लोग सीरिया के अंदर। तो टर्की का तब से कंट्रोल है। टर्की ने बोला कौन जाता है हमें तो पता नहीं, पूरा पता है इनको। इन्होंने काफी हद तक फैसिलिटेट भी करा था ये मूवमेंट, और सिर्फ भारत के लोग नहीं, बांग्लादेश के भी लोग, पाकिस्तान, 10 जगह से लोग जाते थे कि हम जिहाद लड़ना है, जिहाद लड़ना है। ये सारी की सारी चीजें होती थी। तो दोस्तों यहां पे लेटेस्ट क्या हुआ है कि अमेरिका ने एक ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अमेरिका की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, अब आप समझिए, एक तरफ ईरान है जो कि पूरी मुस्लिम दुनिया में ये दिखा रहा है कि देखो हम में हिम्मत थी जो इजराइल के खिलाफ लड़ लिया, हम में हिम्मत थी जो हम अमेरिका के खिलाफ लड़ लिया हम लोग। तो वी आर द लीडर्स, बिकॉज भाई कोई और मुस्लिम दुनिया में तो है नहीं जिसने अमेरिका को आंख दिखाई या इजराइल को आंख दिखाई, ऐसा तो है नहीं। बातों में सब चैंपियन है, लेकिन लड़ने वाला कौन है? लड़ने वाला तो ईरान है, जाहिर सी बात है। इसलिए ईरान ऐसा कहता है कि वी डिजर्व दिस लीड पोजीशन इन द मुस्लिम उम्मा। एक ये बात हो गई। दूसरी चीज हो गई, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर टर्की से निकला है, और टर्की का ही था वो ऑटोमन एम्पायर, राइट? अब टर्की का क्योंकि ऑटोमन एम्पायर था, एंड दिस मैन एर्दोगान हैज विजन्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। इनकी आज से 100 साल से ज्यादा से सऊदी अरब से खटपट चल रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपने बैटल ऑफ हाइफा सुनी है? आपको पता है कि वहां पे मैसूर लांसर्स गए थे, और जोधपुर लांसर्स का जो काम था बैटल ऑफ हाइफा में, हाइफा आज की तारीख में इजराइल में है, वो जो पूरा मामला था जोधपुर लांसर्स का, वो किसके खिलाफ था? वो जो चार्ज था जोधपुर लांसर्स का, जो मेजर दलपत सिंह की हम लोग बातें करते हैं, हु सच अ हीरो, जो उन्होंने ब्रेवली बिल्कुल मशीन गन फायर पे घोड़े दौड़ा दिए थे, लांसेस लेके और तलवारें लेके, जो उन्होंने अटैक करके हरा दिया था, वो हराया किसको था? वो ऑटोमन आर्मीज थी, वो तुर्क फौज थी जो हाइफा में बैठी हुई थी, और पूरे सऊदी अरब से लेकर ये पूरा इलाका इन लोगों ने कैप्चर कर रखा था। पूरा इलाका, उस पर ये लोग काबिज हो गए, जबकि इनका मुल्क कहीं और है। लेकिन उस समय एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, हर जगह जाएंगे तो अपना परचम लहराएंगे। तो क्या है आज की तारीख में कि डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव कर दिया कि सऊदी अरब कैन हैव इट्स ओन, फॉर सिविलियन यूज दे कैन यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आपको अगर इसके बारे में डिटेल में समझना है तो आज शाम का 5 बजे का जो हमारा द चाणक्य डायलॉग है उसको जरूर देखिएगा। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों गए भारत के एनएसए अजीत डोवाल सऊदी अरेबिया, 2 बार, कुछ महीनों में 2 बार सऊदी अरब। क्या इनको पता था कि यह सब होने वाला है? ये गए क्यों? आज शाम को 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स देखना मत भूलिएगा इसी चैनल पर। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ये पूरा जो मैटर चल रहा है ना, इसके पीछे गेम क्या है, कि तुर्की ने बोला कि हम तो ईरान के साथ हैं और हम इस पे हमला कर देंगे और वो कर देंगे। ये पूरा चल क्या रहा है? 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसको लीड करने का क्या मामला है? सऊदी अरब में तो मक्का मदीना है,
सऊदी अरब एक बहुत बड़ा अमेरिकन एलाय है। सऊदी अरब की चाइना से भी बनती है, सऊदी अरब की इंडिया से भी बनती है, सऊदी अरब की रशिया से भी बनती है, सऊदी अरब की यूरोप से भी बनती है। मक्का और मदीना है, विच मेक्स इट इमेंसली पावरफुल इन द मुस्लिम वर्ल्ड, राइट। हरमैन शरीफ तो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब के पास तेल है, सऊदी अरब के पास पैसा है, सऊदी अरब एक स्टेबल सोसाइटी, एक स्टेबल कंट्री है। तुर्की कैसे लड़ेगा सऊदी अरब से? ना तुर्की में मक्का मदीना, ना तुर्की में तेल। तुर्की कैसे लड़ सकता है? और ये ईरान के साथ पार्टनरशिप, ये क्या चूरन बेच रहा है तुर्की? शाम को इंतजार करिएगा, 5 बजे का मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा।